जय भीम साथियों। मैं एडवोकेट रितेश पाटिल। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं और मैं फुले, शाहू अम्बेडकर और कांशीराम जी इनके मूवमेंट का कार्य करता हूं। साथियों, कहीं हम भूल न जाए, इस अभियान के अंतर्गत हम आपके लिए भारत का संविधान इस विषय पर इस वीडियोस की श्रृंखला लेकर आए हैं। इस श्रृंखला में हम आपको भारत के संविधान के बारे में काफ़ी आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान इस शब्द का अर्थ क्या होता है और किसी भी देश को संविधान की क्या आवश्यकता होती है, और साथ ही हमने देखा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके आखिरी स्पीच में भारत के संविधान के बारे में क्या कहा था। तो यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पहला वीडियो देखें और फिर आज का यह दूसरा वीडियो देखें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उद्देशिका का अर्थ क्या होता है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या कहती है और भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है। भारत के संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य दिए गए हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, हमारे देश को वैसा बनाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी उद्देश्य बताऊंगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन उद्देश्यों को समझने की कोशिश कीजिए और संविधान जो 26 जनवरी 1950 से इस देश पे लागू हो चुका है, आज 2020 में 70 साल पूरे हो चुके हैं। 70 साल में हमने इस संविधान के कितने उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है, तो यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद इन चीज़ों को कंपेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम संविधान की उद्देशिका का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। संविधान की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। संविधान की उद्देशिका हमें संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है। तो आइए हम भारत के संविधान की उद्देशिका एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यह एक ऐसा राज्य होता है जो किसी भी विदेशियों के नियंत्रण में नहीं होता है, ताकि देश अपने हित में उचित नीतियाँ बनाने के लिए और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। उसके बाद अगला शब्द है समाजवादी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। वह 1976 में जब कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। उसमें से पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष जिसे सेक्युलर कहा जाता है, और तीसरा शब्द है अखंडता। उसके बाद में आज तक के कोई भी संशोधन भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके जजमेंट में कहा है कि भारत के संविधान में जो संशोधन होते हैं वो कोई भी संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, संसद को है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के बुनियादी ढांचे को बदले। और भारत के संविधान की उद्देशिका में जो बुनियादी तत्व दिए गए हैं वही भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे भी है, इसलिए उनमें संशोधन करना यह गलत होगा। वह अधिकार संसद को या पार्लियामेंट को नहीं है। तो समाजवादी राज्य एक ऐसा राज्य होता है साथियों जहाँ पे दो व्यक्तियों के आर्थिक स्तर के बीच में खाई नहीं होती और देश की जो संपत्ति है उसका केंद्रीयकरण ना हो, कुछ ही हाथों में वह संपत्ति ना आ जाए, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है और उनको
उस तरह की नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं। दूसरा शब्द हम चलते हैं, दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर, यह शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो सेक्युलर इस शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष पहले बताया जाता था, अब इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें किसी भी नागरिक से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता और राज्य किसी भी धर्म को अपने धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यह धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का अर्थ होता है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता जनता के हाथ में होती है। चुनाव में जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि निश्चित काल के लिए चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित कार्यपालिका और संसद में प्रवेश कर जनता के हित में निर्णय लेते और कार्य करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र यह बुद्ध की देन है। और आगे बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र को यदि यथार्थ में बनाए रखना है तो हमें संवैधानिक नीतियों का दृढ़तापूर्वक अपनाना है। और यदि हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता या उसके पक्ष संवैधानिक साधनों को काम में न लेकर क्रांतिकारी साधन यदि अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यह बताने के लिए किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं है कि वह असफल होगा। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरपंच आदि, यह सारे सार्वजनिक पद, जो भी व्यक्ति इन पदों के लिए जो शर्तें निश्चित की गई हैं वह शर्तें पूरे कर सकते हैं तो वह इन पदों पर पहुंच सकते हैं। यह कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरागत नहीं दिया जाता है। आगे भारत के संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वातंत्र्य और समता, इन तीन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है। न्याय के तीन भेद बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय यह होता है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, इन सभी आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं होगा, सभी इंसान एक समान हैं। आर्थिक न्याय वह होता है जिसमें सभी नागरिकों को उनके और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। राजनीतिक न्याय, देश को चलाने में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले प्रत्येक नागरिक को इस देश में वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला सिद्धांत है स्वतंत्रता। हम पर अन्यायकारी अनुचित प्रतिबंध न होना और हमारे विकास हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होना, यह स्वतंत्रता की व्याख्या है। स्वतंत्रता के होने से लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह मौलिक स्वतंत्रता है। इससे समस्या के अनेक पहलू ध्यान में आते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है। बाबा साहब इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी स्पीच में कहते हैं कि यदि हम कास्ट और क्रीड यानी जाति और मत मतांतर को देश से श्रेष्ठ समझते हैं तो जल्द ही हम अपनी स्वाधीनता खो देंगे। अगला मूल्य है समता। भारत के संविधान की उद्देशिका उनके नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराती हैं। बाबा साहब इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी स्पीच में कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम ऐसे विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर राजनीतिक समानता इस देश में संविधान द्वारा प्रस्तावित की गई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता रहेगी। और अगर यदि हम आर्थिक और सामाजिक असमानता को जल्द खत्म नहीं करते हैं तो इस असमानता से पीड़ित जो लोग हैं वह इस संविधान की रचना को उद्ध्वस्त कर देंगे, जिस संविधान को इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। तो यह बाबा साहब की चेतावनी काफ़ी गंभीर है। हमने इस पर काफ़ी विचार विमर्श करके इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक असमानता खत्म करने के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस, कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15(4) है, आर्टिकल 16(4) है जहां रिजर्वेशन की बात की गई है, और हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी देखेंगे। जैसे आर्टिकल 332 में हमें
संसद में रिजर्वेशन दिया जाता है। साथ ही हमें देश में अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा है तो विधानसभाओं में भी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यह कुछ अफर्मेटिव एक्शन जो प्रोविजंस है यह सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए दिए गए हैं। अगला सिद्धांत है बंधुता। बाबा साहब कहते हैं केवल न्याय, स्वातंत्र्य और समता के सिद्धांत से आश्वस्त कराकर इस समाज में समता प्रस्थापित नहीं हो सकती। चाहे जितने भी कानून बना लिए जाए, जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक बंधुता का निर्माण नहीं हो सकता है। बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर करते हुए उनके स्वतंत्रता और अधिकारों का आदर करेगा, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। और भारत की जनता इस संविधान को स्वयं को अर्पित करती हैं, ऐसे उल्लेख के साथ भारत के संविधान की उद्देशिका समाप्त होती हैं। तो साथियों, हमने भारत के संविधान की उद्देशिका में जो तत्व दिए गए हैं तो उन मूल तत्वों को समझने की कोशिश की है। तो इसके अलावा और जो भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, हम उनमें से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में संघ राज्य है। 2 स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की प्रक्रिया को संघ राज्य कहते हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं। अगली विशेषता है अधिकारों का विभाजन। हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं, तो इन सरकारों के बीच में अधिकारों का विभाजन किया जाता है। संविधान की 7वीं सूची में हमें यह विभाजन देखने को मिलेगा। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समाविष्ट होता है। प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होने वाले विचार विमर्श और चर्चाओं को महत्व प्राप्त होता है और हम देख पाते हैं कि नेशनल लेवल पर बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज की जो समस्या है वह हमेशा से संसद में उठाती रही हैं और आज भी उनके सहयोगियों द्वारा वह हमारी समस्या संसद में पेश करते हैं, उन पर विचार विमर्श करवाते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान द्वारा इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है ताकि न्यायपालिका का जो काम है कि लोगों को न्याय देना वह निष्पक्ष रूप से हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्तियां सरकार द्वारा न करवाकर राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती हैं और यह जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इन न्यायाधीशों को उनके पद से सरलता से नहीं हटाया जा सकता। तो इससे हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रह पाती हैं। अगली विशेषता है इकहरा नागरिकत्व। हमारे संविधान में केवल एक ही नागरिकत्व प्रदान किया जाता है और वह है भारतीय नागरिकत्व। मुझे बाबा साहब की वह बात हमेशा याद आती है। बाबा साहब कहते थे आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। तो भारतीय यह एकमेव नागरिकत्व हमें संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। अगली विशेषता है निर्वाचन आयोग। हर 5 साल बाद हमारे देश की जनता को मौका मिलता है कि वह अपने सही और योग्य प्रतिनिधि चुने। तो यह जो चुनाव प्रक्रिया है यह निष्पक्ष रूप से और बिना किसी दबाव से होना चाहिए। इसलिए चुनाव कराने का कार्य जो है वह किसी सरकार को न सौंपते हुए इस संविधान ने एक स्वतंत्र संस्था को यह काम सौंपा है और उस संस्था का नाम है निर्वाचन आयोग। अगली विशेषता है संविधान में संशोधन करने की पद्धति। भारत के संविधान में आर्टिकल 368 में भारत के संविधान में संशोधन करने की पद्धति उल्लेखित की गई है। संविधान में जो संशोधन करने की पद्धति दी गई है वो ना ही सरल है ना ही जटिल। संविधान के आलोचकों को बाबा साहब चुनौती देते हैं कि वह यह सिद्ध करके दिखाए कि इस संसार की किसी भी संविधान सभा ने जिन परिस्थितियों में यह देश फंसा हुआ है उन परिस्थितियों में संविधान के संशोधन के लिए इतनी सुविधाजनक प्रक्रिया उपबंधित की हो। तो जैसे कि आज की इस वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि संविधान की उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती हैं।
तो हमने यह देखना है, गंभीरता से सोचना है कि संविधान लागू होने से आज 70 साल पूरे हो चुके हैं। तो 70 सालों में हम संविधान के कितने उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक कर पाए हैं। तो इस पर से मुझे बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का आखिरी भाषण याद आता है, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह निसंदेह बुरा हो जाता है। और बाबा साहब 24 सितंबर 1944 को मद्रास के अपने भाषण में कहते हैं कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। तो यदि हम चाहते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो और यदि हम चाहते हैं कि संविधान के जो उद्देश्य दिए हैं वो पूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति हो, तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी ने इस विषय पर गंभीरता से विचार कर इस दिशा में कार्य करना शुरू करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि संविधान की उद्देशिका का अर्थ क्या होता है, भारत की संविधान की उद्देशिका क्या कहती है और संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित के अलावा जो भारत के संविधान की विशेषताएं, उनमें से कुछ विशेषताएं हमने जानने की कोशिश की हैं। अगले वीडियो में साथियों हम फंडामेंटल राइट्स, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, वह समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा YouTube चैनल बहुजन मूवमेंट आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।